नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का राधे क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। साथियों, हम राजस्थान इतिहास, कला और संस्कृति व भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी जो एग्जाम में पूछे गए थे या एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम इसी प्रकार के कुछ और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो प्यारे साथियों, क्लास को स्किप मत करना, क्लास को पूरा देखना। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो पहुंचते रहे। प्यारे साथियों, राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आगामी जैसे रिट, पटवार, वीडियो, जेल प्रहरी, बीएसटीसी आदि के अंदर इन्हीं प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो साथियों, जल्दी से क्लास को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलते हैं साथियों आज के प्रश्न पर, आज की क्लास पर। साथियों, आज का जो अपना प्रश्न है साथियों वो है हल्दी घाटी के युद्ध में हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई उनके नाम क्या थे। अरे, हल्दी घाटी के युद्ध में जो मुगल और महाराणा के सैनिक थे उनके साथ साथ कुछ हाथियों के युद्ध भी देखने को मिले थे। उन हाथियों के नाम क्या है साथियों? चेतक, गजाला, नीला, गजसिंह। ऑप्शन 2 सोम, समीर, गजमुक्त, गजराज। ऑप्शन 3 लूणा, रामप्रसाद, गजराज, गजमुक्त। ऑप्शन 4 लूणा, रामप्रसाद, गजमुक्त, गजराज। या ऑप्शन 5 अनुत्तरित रहने वाला है। तो प्यारे साथियों, यदि आपको इनमें से कोई सा नहीं आता तो ऑप्शन नंबर 5 तो लगाना है अनुत्तरित। और अंत में कमेंट करके बताना है आपको कि आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही निकले, कितने प्रश्न गलत निकले। गलत निकले प्रश्नों पर दोबारा से चर्चा करना, उनको दोबारा से देखना क्या कमी रह गई थी। तो प्यारे साथियों, हल्दी घाटी युद्ध में कौन कौन से हाथियों ने भाग लिया था? तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या रहने वाला है साथियों? अरे, हल्दी घाटी के युद्ध में कौन कौन से हाथियों ने भाग लिया था? अरे साथियों, हल्दी घाटी के युद्ध में तो लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त व गजराज हाथियों ने भाग लिया था। कौन कौन से ने? लूणा, राम प्रसाद, गजराज व गजमुक्त। हल्दी घाटी का युद्ध तो साथियों 18 जून 1576 को लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 18 जून 1576 को। हल्दी घाटी का जो युद्ध था इसमें मुगलों की जो सेना थी इसका जो नेतृत्व था वो मान सिंह कर रहा था। कौन कर रहा था? मान सिंह कर रहा था। हल्दी घाटी युद्ध के कुछ अन्य नाम भी है, जैसे कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था, जबकि अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा था। कौन सा युद्ध कहा था साथियों? खमनोर का युद्ध कहा था। तो बदायूं ने तो इसे गोगुंदा का युद्ध कहा था। कौन सा युद्ध कहा था? गोगुंदा का युद्ध कहा था। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। अखंड भारत नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? अखंड भारत नामक जो समाचार पत्र है किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? रे साथियों, जय नारायण व्यास, भोगीलाल पांड्या, गोपाल सिंह खरवा, विजय सिंह पथिक या अनुत्तरित रहने वाला है। तो प्यारे साथियों, जो अखंड भारत नामक जो समाचार पत्र था वो अखंड भारत नामक समाचार पत्र तो किसके द्वारा? जय नारायण व्यास के द्वारा प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? जय नारायण व्यास के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अखंड भारत का जो प्रकाशन है वो प्रकाशन 1936 के अंदर मुंबई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मुंबई से इसका प्रकाशन किसके द्वारा? जय नारायण व्यास के द्वारा 1936 में किया गया था। किसमें, कब किया गया था? 1936 में किया गया था। साथियों, इसके अलावा जो जय नारायण व्यास है, इन जय नारायण व्यास के कुछ और समाचार पत्र थे, जैसे तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान का प्रकाशन तो 1927 में ब्यावर से किया गया था। कहाँ से किया गया था? 1927 में ब्यावर से किया गया था। जबकि इनका एक और समाचार पत्र है आगी बाण। कौन सा? आगी बाण। आगी बाण जो राजस्थानी भाषा में लिखा हुआ है। कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? राजस्थानी भाषा में। और इनका एक और समाचार पत्र है पीप।
कौन सा समाचार पत्र है रे साथियों? पीप इनका समाचार पत्र है जो अंग्रेजी भाषा का है। कौन सी भाषा का है? अंग्रेजी भाषा का। तो चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। साथियों अगला प्रश्न है, वर्ष 1941 में जागीर माफी आंदोलन किस प्रजामंडल द्वारा चलाया गया था? 1941 में जो जागीर माफी आंदोलन था किस प्रजामंडल द्वारा चलाया गया था साथियों? भरतपुर प्रजामंडल, शाहपुरा प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल या अनुत्तरित रहने वाला है? तो साथियों 1941 में जो जागीर माफी आंदोलन था कौन से प्रजामंडल द्वारा चलाया गया था? आपका राइट आंसर है, जो राइट आंसर क्या रहने वाला है साथियों इस प्रश्न का? तो प्यारे साथियों 1941 में जो जागीर माफी आंदोलन चलाया गया था वो कौन से प्रजामंडल द्वारा? अलवर प्रजामंडल द्वारा चलाया गया था। कौन से प्रजामंडल द्वारा चलाया गया था रे साथियों? अलवर प्रजामंडल द्वारा चलाया गया था। अलवर प्रजामंडल की स्थापना तो 1838 में हरि नारायण शर्मा द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? हरि नारायण शर्मा द्वारा की गई थी। और इनका साथ दिया था कुंज बिहारी मोदी ने। किसने दिया था? कुंज बिहारी मोदी ने। प्यारे साथियों 1944 में प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था। 1944 में तो प्रथम अधिवेशन हुआ था। उन्नीस सौ चौवालीस में प्रथम अधिवेशन हुआ था, जबकि 1941 के अंदर प्रजामंडल द्वारा जागीर माफी आंदोलन चलाया गया था। कौन सा आंदोलन चलाया गया था? जागीर माफी आंदोलन 1941 के अंदर चलाया गया था। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय किस चरण में हुआ? तो प्यारे साथियों राजस्थान का जो एकीकरण था, एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ था। कितने चरणों में संपन्न हुआ था? 7 चरणों में। इनमें हमें पता लगाना है कि अजमेर मेरवाड़ा का जो विलय था कौन से चरण में हुआ था? प्रथम में, सप्तम में, तृतीय में, चतुर्थ में या अनुत्तरित रहने वाला है? तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या रहने वाला है? अजमेर मेरवाड़ा का विलय तो एकीकरण के कौन से चरण में हुआ था? सप्तम चरण में हुआ था। कौन से चरण में हुआ था रे? सप्तम चरण में किसका विलय हुआ था? अजमेर मेरवाड़ा का विलय हुआ था। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्यारे साथियों एकीकरण जो पूर्ण एकीकरण था वो पूर्ण एकीकरण 1 नवंबर 1956 को हो गया था। कब हो गया था? 1 नवंबर 1956 को पूर्ण एकीकरण हो गया था राजस्थान का। इस दिन राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर बना दी गई थी और राजस्थान में राज्यपाल का पद प्रारंभ कर दिया गया था। कौन सा पद प्रारंभ कर दिया गया था? राज्यपाल का पद प्रारंभ कर दिया गया था। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार के बाद उन्हें किस शासक ने अपने राज्य में शरण दी थी? मराठों को किस शासक ने अपने राज्य में शरण दी थी रे पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? सवाई प्रताप सिंह, महाराजा सूरजमल, महाराजा गज सिंह, महाराजा अभय सिंह या अनुत्तरित रहने वाला है? तो मराठों को शरण देने वाला राजस्थान का कौन सा शासक था साथियों? अरे मराठों को शरण देने वाला तो कौन था? महाराजा सूरजमल थे। कौन थे? महाराजा सूरजमल थे, जिन्हें जाटों का प्लेटो भी कहा जाता है तो जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। पानीपत का तीसरा युद्ध तो सन 1761 में अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच में हुआ था। कब हुआ था? अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच में 1761 के अंदर हुआ था। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि किस किस के मध्य हुई थी? महाराणा जय सिंह व मुआजम, महाराणा अमर सिंह प्रथम व शाहजहां, महाराणा अमर सिंह द्वितीय व औरंगजेब, महाराणा जगत सिंह प्रथम व मुआजम या अनुत्तरित रहने वाला है? तो प्यारे साथियों द्वितीय जो मुगल मेवाड़ संधि थी, यह द्वितीय मुगल मेवाड़ संधि 24 जून 1681 में हुई थी। कब हुई थी? 24 जून 1681 में हुई थी। इस संधि के अंदर मेवाड़ महाराणा जय सिंह थे और जो मुगलों का प्रतिनिधि था वो मुआजम था। कौन था? मुगलों का प्रतिनिधि औरंगजेब का पुत्र मुआजम था। प्यारे साथियों इस संधि के तहत जो मेवाड़ महाराणा जय सिंह था वो मुगलों को पुर, मांडल व बदनौर देगा, जबकि बदले में जो मुगल शासक था
जो मुगल बादशाह था वो मुगल बादशाह मेवाड़ से कौन सा कर समाप्त, जजिया कर समाप्त करेगा। कौन सा कर समाप्त करेगा, जजिया कर समाप्त करेगा। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। तारागढ़ दुर्ग अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा था। अरे जो तारागढ़ दुर्ग अजमेर है इसको राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा था रे साथियों। कर्नल टोड, अबुल फजल, फर्ग्यूसन, बिशप एबर या अनुत्तरित रहने वाला है। तो प्यारे साथियों तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा था। अरे तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर तो बिशप हेबर ने कहा था। किसने कहा था रे साथियों, बिशप हेबर ने कहा था। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण 11वीं शताब्दी में, कब, 11वीं शताब्दी में अजय राज चौहान द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था, अजय राज चौहान द्वारा करवाया गया था साथियों। गढ़बीटली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इस दुर्ग को गढ़बीटली दुर्ग भी कहा जाता है। इसे राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है, तो इसे अरावली का अरमान भी कहा जाता है। साथियों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न को में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। अरे निम्न में से जो असुमेलित युग्म है उसकी पहचान करनी है साथियों। एक थंबा महल जोधपुर, काष्ठ प्रसाद महल बूंदी, अबली मीणी महल कोटा, स्वरूप निवास महल सिरोही या अनुत्तरित रहने वाला है। तो प्यारे साथियों बताना इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या रहने वाला है, कौन सा असुमेलित है इनमें से। तो साथियों एक थंबा महल है जो जोधपुर में लाल व बलुआ पत्थरों से निर्मित है। यह 3 मंजिला भवन है। कितने मंजिला इमारत है, 3 मंजिला महल है। इसका निर्माण अजीत सिंह के शासनकाल में करवाया गया था। किसके शासनकाल में हुआ था रे, अजीत सिंह के शासनकाल में हुआ था। एक थंबा महल है जोधपुर के अंदर स्थित है, अजीत सिंह के शासनकाल में करवाया गया था। काष्ठ प्रसाद महल दूसरा कौन सा है साथियों, काष्ठ प्रसाद महल बूंदी में ना हो करके कहाँ पे है रे साथियों, झालावाड़ में है। कहाँ पे है, झालावाड़ में है। अरे इनका निर्माण तो किसके द्वारा करवाया गया था, राजेंद्र सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था, राव राजेंद्र सिंह के द्वारा इन काष्ठ प्रसाद महलों का निर्माण 1936 के अंदर करवाया गया था। कब करवाया गया था, 1936 में राव राजेंद्र सिंह के द्वारा काष्ठ प्रसाद महलों का निर्माण झालावाड़ में करवाया गया था। कहाँ पे करवाया गया था, झालावाड़ में। जबकि अबली मीणी के जो महल है, ये अबली मीणी के महल कोटा के अंदर स्थित है। अबली मीणी महलों का निर्माण तो मुकुंद सिंह की पासवान रानी थी अबली मीणी, जिसके द्वारा करवाया गया था। अरे अबली मीणी के महलों को तो कर्नल टोड ने राजस्थान का दूसरा ताजमहल या राजस्थान का छोटा ताजमहल की संज्ञा भी दी है। जबकि स्वरूप निवास महल सिरोही के अंदर स्थित है। तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या रहने वाला है, इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर 2 रहने वाला है। काष्ठ प्रसाद महल बूंदी में ना होकर के कहाँ पे है, झालावाड़ में है। कहाँ पे है साथियों, झालावाड़ में। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। प्रश्न है साथियों, संत पीपा की गुफा कहाँ पर स्थित है। प्यारे साथियों काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी शानदार प्रश्न है। संत पीपा की गुफा कहाँ पर स्थित है, टोंक, झालावाड़, बाड़मेर, सिरोही या अनुत्तरित रहने वाला है। तो प्यारे साथियों संत पीपा की जो गुफा है, संत पीपा की गुफा तो कहाँ पर स्थित है साथियों, संत पीपा की गुफा तो टोंक में स्थित है। कहाँ पे स्थित है साथियों, टोंक में। टोंक में भी कहाँ पे स्थित है, टोडा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है रे साथियों, टोडा में। टोडा रायसिंह टोंक के अंदर संत पीपा की गुफा है। संत पीपा के गुरु का नाम रामानंद था। कौन सा नंद था, रामानंद संत पीपा के गुरु का नाम था। पीपा जी जब संत बने थे, संत बनने से पहले ये गागरोन के शासक थे। कहाँ के शासक थे, गागरोन के शासक थे। और इनका वास्तविक नाम प्रताप सिंह था। क्या नाम था रे इनका, वास्तविक नाम प्रताप सिंह था। संत पीपा का जो मुख्य मंदिर है, जो भव्य मंदिर है, वो भव्य मंदिर तो समदड़ी में बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है, समदड़ी में बना हुआ है साथियों। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर।
निम्न में से किस दिन राजस्थान में मांगलिक कार्य, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि प्रारंभ हो जाते हैं? कब प्रारंभ होते हैं मांगलिक कार्य? देवशयनी एकादशी को, गुरु पूर्णिमा, देव उठनी एकादशी को, मौनी अमावस्या को, या अनुत्तरित रहने वाला है? तो प्यारे साथियों, राजस्थान में जो मांगलिक कार्य, जो विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जो आदि है, वो आदि कब प्रारंभ होते हैं साथियों? वो तो प्रारंभ होते हैं देव उठनी एकादशी को। कब होते हैं? देव उठनी एकादशी को प्रारंभ हो जाते हैं। देव उठनी तो कार्तिक में, कौन से महीने में? कार्तिक के महीने के अंदर शुक्ल एकादशी, कौन सी? शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन आती है। शुक्ल पक्ष में एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठनी ग्यारस भी कहते हैं। इसको कहते हैं कि इस दिन तुलसी का विवाह था, जो शालिग्राम के साथ में होता है। किसके साथ में होता है? शालिग्राम के साथ में होता है। अरे मौनी अमावस्या तो माघ महीने में आती है। कौन से महीने में आती है? माघ महीने के अंदर आती है। जबकि गुरु पूर्णिमा जो है, गुरु पूर्णिमा तो कब आती है? आषाढ़ के महीने में आती है। गुरु पूर्णिमा तो आषाढ़ के महीने में आती है रे। गुरु पूर्णिमा तो आषाढ़ के महीने में आती है। जबकि देवशयनी एकादशी है, वो देवशयनी एकादशी तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी को, कौन से को? आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देवशयनी एकादशी होती है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। भीलों की वीरता व शौर्य का प्रतीक नृत्य है। भीलों की जो वीरता है, वो वीरता व शौर्य का प्रतीक नृत्य कौन सा नृत्य है साथियों? रमणी नृत्य, लाठी नृत्य, नेजा नृत्य, युद्ध नृत्य, या अनुत्तरित रहने वाला है? तो प्यारे साथियों, भीलों की जो वीरता है, वीरता व शौर्य का जो प्रतीक नृत्य है, वो प्रतीक नृत्य कौन सा नृत्य है रे साथियों? वो तो युद्ध नृत्य है। कौन सा नृत्य है साथियों? युद्ध नृत्य है। प्यारे साथियों, इस नृत्य के अंदर जो भील है, भील पुरुष दो गुटों में बट करके नकली युद्ध का प्रदर्शन करते हैं। कौन से युद्ध का प्रदर्शन करते हैं? 2002 में इसी नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कब लगा दिया गया था? 2002 के अंदर युद्ध नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्यारे साथियों, भील जनजाति के कुछ और प्रमुख नृत्य हैं, जिनमें गैर नृत्य आता है, गौरी नृत्य आता है, युद्ध नृत्य आता है, द्विचक्री नृत्य आता है, घूमरा नृत्य। ये सारे के सारे नृत्य किसके हैं? भीलों के नृत्य है। तो चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है साथियों, चरणदास तथा सहजोबाई की रचनाएं किस बोली में रचित है? चरणदास जी थे और जो सहजोबाई जी थे, इनकी रचनाएं किस बोली में रचित है साथियों? मारवाड़ी, मेवाती, अहिरवाटी, मेवाड़ी, या अनुत्तरित रहने वाला है? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है, वो राइट आंसर क्या रहने वाला है? चरणदास जी और सहजोबाई की रचनाएं तो कौन सी बोली में रचित है? मेवाती में रचित है। कौन सी में रचित है रे साथियों? मेवाती के अंदर चरणदास और सहजोबाई की रचनाएं रचित है। अरे मेवाती बोली तो अलवर भरतपुर के क्षेत्र में बोली जाती है। कौन से में? अलवर भरतपुर के क्षेत्र के अंदर कौन सी बोली? मेवाती बोली बोली जाती है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। संस्कारों के संबंध में सुमेलित युग्म नहीं है। अरे संस्कारों के संबंध में सुमेलित युग्म नहीं है। कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा असुमेलित है? समावर्तन, वेदों की शिक्षा पूर्ण करना, करण वेद, कानों में छिद्र करवाना, निष्कर्मण, पहली बार सूर्य और चंद्रमा के दर्शन करवाना, चूड़ाक्रम, बच्चे को प्रथम बार अन्न देना, या अनुत्तरित रहने वाला है? तो प्यारे साथियों, इनके संदर्भ में कौन सा कथन असुमेलित है? कौन सा ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर रहने वाला है? अरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर तो कौन सा रहने वाला है? चूड़ाक्रम। चूड़ाक्रम, बच्चे को प्रथम बार अन्न देना, यह गलत है। कौन सा गलत है? यह गलत है। प्यारे साथियों, चूड़ाक्रम जो है, चूड़ाक्रम तो बच्चे को 1 वर्ष या 3 वर्ष की आयु, 1 या 3 वर्ष की आयु में बच्चे के सिर के बाल मुंडवाना चूड़ाक्रम या जड़ूला कहलाता है। क्या कहलाता है? चूड़ाक्रम या जड़ूला कहलाता है। जबकि बच्चे को प्रथम बार अन्न देना तो अन्नप्राशन संस्कार कहलाता है। क्या कहलाता है? अन्नप्राशन संस्कार कहलाता है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। खसघास मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है? साथियों, खसघास जो है मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़,
भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, सीकर, झुंझुनू, चूरू या अनुत्तरित रहने वाला है। तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या रहने वाला है साथियों? खसगास तो कहाँ पे पाई जाती है? खसगास तो भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर के क्षेत्र में पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर के क्षेत्र में खसगास पाई जाती है। खसगास से इत्र व शरबत बनता है। क्या बनता है? इत्र व शरबत बनता है। खस का जो तेल है वो जड़ों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? जड़ों से प्राप्त होता है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। मैदानी भागों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? मैदानी भागों में जो की जाने वाली स्थानांतरित कृषि है उसको क्या कहा जाता है साथियों? दजिया, चिमाता, समोच्च रेखीय कृषि, जूमिंग या अनुत्तरित रहने वाला है। तो प्यारे साथियों मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है रे साथियों? मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि को तो क्या कहा जाता है? उसको तो दजिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है रे साथियों? दजिया कहा जाता है मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि को। जबकि चिमाता पहाड़ी क्षेत्रों में, कौन से क्षेत्रों में? पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को चिमाता कहा जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो वनों को जलाकर, किसको जलाकर? वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि चिमाता कहलाती है। जबकि समोच्च रेखीय कृषि, पहाड़ी जो क्षेत्र है, इन पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जो फसलों की बुआई है वो ढाल के विपरीत की जाती है। किसके विपरीत की जाती है? ढाल के विपरीत, ताकि वर्षा से होने वाली जो मृदा क्षरण है, मिट्टी के क्षरण को कम किया जा सके। क्या किया जा सके? कम किया जा सके। जबकि जो झूमिंग कृषि है वो झूमिंग कृषि क्या कहलाती है? वृक्षों एवं वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और जलाने के बाद में जो साफ जो भूमि होती है उस भूमि पर जो खेती की जाती है उस खेती को क्या कहा जाता है? झूमिंग खेती कहा जाता है, झूमिंग कृषि कहा जाता है। वनों को या इनको जला करके जो साफ भूमि होती है उसमें करना क्या कहलाता है? झूमिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? झूमिंग कहलाता है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा विकास की शीर्ष संस्था है। अरे राजस्थान में जो गैर परंपरागत ऊर्जा विकास है इसकी शीर्ष संस्था कौन सी है? राजस्थान ऊर्जा विकास निगम, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम, राजस्थान राज्य पावर कॉरपोरेशन निगम, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम या अनुत्तरित रहने वाला है। तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या रहने वाला है? गैर परंपरागत ऊर्जा विकास की शीर्ष संस्था कौन सी है रे साथियों? वो तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम है। कौन सी है? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम है। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा विकास की अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना तो 9 अगस्त 2002, कब? 9 अगस्त 2002 में हुई थी। कब हुई थी साथियों? अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना तो 9 अगस्त 2002 में हुई थी, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। निम्न में से असुमेलित युग्म कौन सा है? अरे इनमें से असुमेलित युग्म कौन सा है साथियों? मंगलम सीमेंट मोड़क, चेतक सीमेंट चित्तौड़गढ़, लाफार्ज सीमेंट निम्बाहेड़ा, अल्ट्राटेक सीमेंट मुंडवा या अनुत्तरित रहने वाला है। तो प्यारे साथियों कौन सा है जो असुमेलित है रे साथियों इनमें? अरे प्यारे साथियों असुमेलित कौन सा है इनमें? इनमें असुमेलित तो है रे साथियों ऑप्शन नंबर 4 अल्ट्राटेक सीमेंट मुंडवा। कौन सा है? अल्ट्राटेक सीमेंट मुंडवा में न होकर के कहाँ पे है रे साथियों? ये तो कोटपुतली में है। कहाँ पे है? कोटपुतली में है। कहाँ पे है रे साथियों? कोटपुतली में है। अल्ट्राटेक सीमेंट मुंडवा में न होकर के। जबकि जो मंगलम सीमेंट है वो मंगलम सीमेंट मोड़क के अंदर है। चेतक सीमेंट का कारखाना चित्तौड़गढ़ के अंदर है। जबकि लाफार्ज का जो कारखाना है वो निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पे है साथियों? निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर। सीमेंट उत्पादन में जो राजस्थान है, राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। निम्न में से किस जनगणना वर्ष में वर्तमान राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई? कौन से जनगणना वर्ष था जिसमें वर्तमान जो राजस्थान है इसके अंदर न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी? 1961, 1981, 2001, 2011। तो प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर क्या रहने वाला है? कौन सा जनगणना वर्ष था
जिसमें राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी, तो कौन सा आएगा प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर 4, 2011 के अंदर न्यूनतम वृद्धि दर्ज की गई थी रे साथियों। क्या दर्ज की गई थी? न्यूनतम वृद्धि दर दर्ज की गई थी। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति व भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। साथियों, आप कमेंट देके बताना इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही निकले, कितने प्रश्न गलत निकले। गलत निकले प्रश्नों को दोबारा से देखना और दोबारा से उनको हल करना, दोबारा से उनको पढ़ना, क्या कमी थी इस वजह से आपके गलत हुए। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो पहुंचते रहे। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।